हेलो फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो चैनल बनाया गया है दोस्तों, आप सभी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जिन्हें 2024 में कॉमर्स का अपना एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, अगर हम इस पेपर के बारे में बात करें तो पेपर का लेवल इजी नहीं आता है। मॉडरेट टू टफ लेवल का यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजीज़ बनाओ। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक रिपीटर हो, तो दोनों ही केसेस में ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको कॉमर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि सारे ही यूनिट पे बेस्ड होगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। जनरली दोस्तों, देखा ये गया है कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, उससे हम एक आइडिया ये लगा देते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। तो कोई भी पेपर हो दोस्तों, चाहे वो एक क्लरिकल ग्रेड का हो, चाहे वो यूपीएससी ग्रेड का हो, हर पेपर की प्रिपरेशन के लिए एक अपनी रणनीति तैयार करनी पड़ती है, एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ती है। और 3 पीस होते हैं जो अगर हम फॉलो कर लें तो उससे हम कोई भी पेपर इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अगर हम इन 3 पीस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये 3 पीस जो होते हैं, इसमें पहला पी है आपका प्लानिंग। प्लानिंग क्या है कि भाई आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से समझना है। साथ ही साथ आपको डेडलाइन भी पहले से ही तैयार करके रखनी है। जैसे अब हमें पता है कि अगर हम यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम बहुत सारे अटेम्प्ट दे सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट में आपको ये पेपर क्रैक करना है, ये आपको पहले से ही प्लान कर लेना है। ठीक है? तो हमें अपना गोल पहले से सेट करना है। सपोज़ हमें पता है कि 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक बार मई मंथ में, एक बार नवंबर-दिसंबर में। तो जनरली आपको 2 अटेम्प्ट का 2 से 3 अटेम्प्ट की ही डेडलाइन सेट करनी चाहिए कि 2 से 3 अटेम्प्ट में हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। बहुत सारे लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, लेकिन अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो फर्स्ट अटेम्प्ट को बस आप एक लर्नर की तरह देखो, जिससे आपको आइडिया होगा, आपको अपनी कैपेसिटी पता चलेगी, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि आप अभी तक किस लेवल पे पहुँचे हो। ठीक है? मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी होल्डर हूँ। तो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप डेडिकेट होके डेली 3 से 4 घंटे का भी टाइम दोगे, तो नो डाउट आप एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अगर आप वर्किंग हो ऑलरेडी या फिर कोई और इश्यूज़ हैं, तो भी आप 2 अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पेपर का लेवल ईज़ी नहीं होता है, मॉडरेट टू टफ लेवल का होता है। तो यहाँ पे हम आज पहले सेशन में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हम ये आइडिया लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न यूजीसी बनाता है। ठीक है? इसके अलावा हम बहुत सारे सेशंस लेके आएंगे जहाँ पे हम आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना डिटेल में आपको कवर करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर कराएंगे। तो सेशन अगर पसंद आए दोस्तों, तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, अगर हम यूजीसी नेट कॉमर्स के बारे में बात करें तो कई सारे यूनिट हैं, 9-10 यूनिट हैं, जिसमें हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, फिनेंस, अकाउंटिंग, कई सारे ऐसे यूनिट्स कवर करने होते हैं। कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक में भी हम पढ़ लेंगे तो काम बन जाता है, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें बहुत ही एडवांस लेवल से तैयारी करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा है लॉ से, बिजनेस लॉ से। क्वेश्चन पूछा गया है, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise
डिस्पोज ऑफ अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ डिलीवरिंग पर्सन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे जो बिगनर्स होंगे ना उनके लिए ये कुछ लीगल टर्म्स भी समझना थोड़ा सा टफ होता है। जो रिपीटर होते हैं कहीं ना कहीं उनको बेसिक उनका अच्छा हो जाता है, फिर उनको आगे का लेवल का तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों जब हम लॉ पढ़ते हैं बिजनेस लॉ तो यहाँ पे सारे लीगल टर्म्स यूज होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जो कि 1872 में बनाया गया था। और कॉन्ट्रैक्ट में ही कई सारी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमारा इंडेमिटी हो गया, बेलमेंट हो गया, प्लेस हो गया, एजेंसी हो गया, बहुत सारी टाइप की, और ये सब हमारे सिलेबस में है। तो क्वेश्चन के साथ ही साथ दोस्तों हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे ताकि एक तरीके से आपका प्रिपरेशन भी होता जाए और हर एक टॉपिक पे कमांड भी मिलता जाए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअल में दो पार्टी के बीच में होने वाली एक डील है, जहाँ पे दोनों पार्टियों के बीच में डील ये होती है कि वो एक दूसरे से कोई न कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे, बदले में कुछ न कुछ पेमेंट देंगे। तो दोनों पार्टी का ही अपना इसमें कुछ न कुछ प्रॉफिट होता है, बट कंडीशन ये होती है कि दोनों ही पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को ने पूरा करना होता है, वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते हैं। और इनकेस किसी भी पार्टी ने कोई मिसकंडक्ट किया तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविज़न भी बनाया गया है। तो ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की बात। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें एक पर्सन ने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन को कोई एक अपना सामान क्या किया, डिलीवर किया। क्यों किया? किसी एक पर्पस के लिए। लेकिन अब दूसरे पार्टी जिन्होंने सामान लिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो उन्हें ये सामान वापस कर देना है। किसको? पहली पार्टी को जिसका वो सामान था। तो एक्चुअल में हुआ क्या, हम मान लेते हैं कि एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, दोनों के बीच में एक डील हुआ। क्या कि ए के पास कोई एक अपना सामान है, सपोज इनके पास एक कार है, ठीक है, इनके पास कार है, ये कार के ओनर हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है बी को क्या, एक कार की। इन्हें कहीं जाना है फैमिली के साथ, इन्हें कार की ज़रूरत है और इनके पास अपनी कोई कार नहीं। ठीक, तो अब बी ने क्या किया, बी ए के पास गए और ए से कार बारो कर लिया। ए से कार क्या किया, बोरो कर लिया। अब ए फ्री में तो देंगे नहीं, सोशल सर्विस तो हो नहीं। अब ये क्या करेंगे कि ठीक है आप कार ले जाओ, लेकिन बदले में हम आपसे क्या करेंगे, कुछ पेमेंट चार्ज करेंगे। जितने भी दिन आप कार यूज़ करोगे, जितना दूर आप जाओगे, जितना भी पेट्रोल लगेगा, सर्विस कॉस्ट सब मिला के ये पेमेंट चार्ज करेंगे। तो अब इस एक कॉन्ट्रैक्ट से हुआ क्या, ए और बी दोनों का फ़ायदा हो गया। क्या? बी को कार की ज़रूरत थी, इनकी ज़रूरत पूरी हो गई, और ए के पास कार रखा पड़ा था, इनको क्या हुआ, कार इनका यूज़ भी हो रहा, बदले में इनको पेमेंट भी मिल रहा। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को एक नाम दे दिया जाता है, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया दोस्तों, आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 23 में हुआ, उसके पहले मई 23 में हुआ। तो प्रीवियस ईयर से हम क्या आइडिया ले रहे हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहाँ से हमें गारंटेड है क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लीगली कैसे बेलमेंट को डिफाइन किया गया है। बेलमेंट इज ए लीगल रिलेशनशिप in common law where the owner transfers physical possession of personal property for a time but retains ownership। कहने का मतलब क्या है कि बेलमेंट एक टाइप की लीगल रिलेशनशिप है जहाँ पे एक पार्टी जो किसी भी सामान का ओनर है उसने अपने सामान को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे को, लेकिन उस सामान का ओनर पहला पार्टी ही है। ठीक है, ओनरशिप देना इज अ अदर थिंग। हमने अपने सामान की ओनरशिप नहीं दी, हमने बस कुछ टाइम के लिए आपको अपना सामान यूज़ करने के लिए दिया। जैसे ही आपका काम खत्म हो आप हमें हमारा सामान एज इट इज़ वापस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हुआ क्या, ऑप्शन नंबर बी जो है बेलमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन है इंडेमिटी।
इंडेमनिटी क्या है? ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? इंश्योरेंस कंपनसेशन से रिलेटेड ये होता है। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आपको बताऊंगी। जैसे हम लोग दोस्तों जब कार खरीदते हैं तो कार खरीदने के साथ साथ कार का इंश्योरेंस भी कराते हैं। क्यों? कि इन केस अगर कल को कोई लॉस हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो डैमेजेस की भरपाई कौन करे? इंश्योरेंस कंपनी करे। सॉरी। तो लीगली क्या होता है, जब हम कार खरीदते हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ठीक है, कार हम यूज़ कर रहे हैं, हम आपको एक प्रीमियम अमाउंट भरेंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी कार का नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पूरा पेमेंट कंपनी भरेगी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो आपका डील हुआ, ये दो पार्टीज हो गई डील में, और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या था? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है दोस्तों अकस्मात, अर्जेंसी में, इमरजेंसी में, या कोई भी चीज़ ऐसी जो कि अनसर्टेन। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी डिफाइन किया गया है कि ये एक तरीके का अग्रीमेंट होता है दैट स्टेट विच एक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशंस विल रिजल्ट इन स्पेसिफिक आउटकम। कह रहे हैं कि भाई ये एक ऐसा डील है जहाँ पे हमें पहले से पता नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी चीज़ के लिए क्या है। यानी कल को अगर कोई कॉन्टीजेंसीज होती हैं, कल को हमारे फेवर में कोई चीज़ नहीं गई, तब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कुछ पेमेंट करने की या कुछ कंपनसेशन करने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि भाई हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कल को किसी भी कस्टमर ने जिसने हमारा प्रोडक्ट खरीदा था उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इनके सामान को यूज़ करने से नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी सपोज। अब उसने केस फाइल किया, हम भी अपने बचाव में जाएंगे, बट इन केस अगर कोर्ट का फैसला हमारे अगेंस्ट आया, तो उस केस में होगा क्या? हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो एक तरीके से अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले से हमें नहीं पता था कि भाई हमें इतना हर्जाना भरना पड़ेगा, बट अगर ऐसा कुछ हो गया, कुछ अनसर्टेन आउटकम ऐसा आ गया, तो हम अब हमारी जिम्मेदारी लीगली ये है कि हमें उसका कंपनसेशन भरना पड़ेगा। तो एक तरीके का ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए पहले से ही एक बिजनेस पर्सन, एक सेलर या एक बायर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डील हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए, जिससे कि अब होगा ये कि अगर इंडेमिनिटी से क्वेश्चन आ गया, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आ गया, बेलमेंट से क्वेश्चन आ गया, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप इजीली सही ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कह रहे हैं बताओ इसमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप भी किया गया और मैनेज भी किया जाता है। पेटीएम, भारत पे, मास्टर कार्ड या रुपी। दोस्तों आज के डेट में अगर हम देखें तो डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे भी हैं और कहीं ना कहीं नुकसान भी है। अब डिजिटल पेमेंट के आने से फ़ायदा ये हो गया है कि अब हमें हार्ड करेंसी अपने वॉलेट में नहीं रखना पड़ता है। हम कहीं पे भी जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, कोई टिकट करा रहे हैं, या इवन घर के लिए राशन भी लेने जा रहे हैं, तो हम हर जगह गूगल पे, पेटीएम का यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एनपीसीआई के द्वारा कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों रुपे। रुपे है क्या? रुपे एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू सिक्योरली हम अपने फंड को ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट के थ्रू। रुपे का जो सिस्टम है ये 2012 में लॉन्च किया गया एनपीसीआई के द्वारा। ये इंडिया का अपना खुद का पेमेंट नेटवर्क है जो कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे हैं उनको compete करता है। जैसे हम लोग जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उस पर ये टर्म्स लिखे होते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो कार्ड्स। तो ये सब इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे हैं, जबकि रुपे जो है वो हमारा इंडिया का खुद का अपना
पेमेंट नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे हम पैटर्न समझ पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे सेम इसी पैटर्न के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये फिनेंस का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें दो लिस्ट दी गई है और हमें इसको करेक्टली मैच करना है। पहला है पॉइंट यहाँ पे कूपन रेट, सेकेंड इज यील्ड टू मैच्योरिटी, थर्ड वन इज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड लास्ट वन इज करेंट। तो पहले काम करते हैं इन सारे टर्म्स को समझ लेते हैं, क्योंकि जो फिनेंशियल टर्म्स है ना ये जानना आपका बहुत जरूरी है। एक्चुअल में होता यह है कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, हर किसी की इच्छा होती है कि वो अधिक से अधिक पैसे कमाएं। तो जो बहुत समझदार लोग होते हैं, मनी माइंडेड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक तरीके से कहीं अर्न कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, और जो सैलरी उनको मिली, जो भी अर्निंग मिली, उन पैसों को भी कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दिया, तो किसी ने क्या किया, बॉन्ड डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी ने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं मार्केट में आज के डेट में। रीज़न क्या है कि भाई हमें जल्दी पैसे बनाने हैं। अब देखो, अगर हमने एफडी करा दिया तो सेफ साइड में तो है, बट कहीं ना कहीं एफडी पे इंटरेस्ट हमें कम मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, मार्केट में प्लान्स आते हैं, ये एसआईपी का, म्यूचुअल फंड में या बॉन्ड में, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये एफडी के कंपैरिजन में रिटर्न ज़्यादा देते हैं, बट प्रॉब्लम होती है कि इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो कूपन रेट क्या होता है दोस्तों, बॉन्ड पे मिलने वाला जो पेमेंट होता है, एक पीरियोडिक पेमेंट, उसको हम कूपन रेट बोलते हैं। कूपन को आम भाषा में हम लोग इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो बॉन्ड पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उसी को हम कूपन रेट बोल देते हैं। सेकेंड टर्म है यील्ड टू मैच्योरिटी। दोस्तों यील्ड का मतलब ही होता है एक रिटर्न। यील्ड टू मैच्योरिटी को हम शॉर्ट में YTM भी बोलते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब यह है कि सपोज अगर हमने कोई भी एक बॉन्ड खरीद लिया, हमने इसे 2 साल के लिए खरीदा, यानी इस बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है ये 2 साल की है। अब 2 साल तक इसे होल्ड करने के बाद अगर हम इसे वापस करें जिससे हमने खरीदा था, तो अब होगा क्या कि जब तक हमने इसको 2 साल तक रखा, तो 2 साल पे हमने इस पे कितना रिटर्न बना लिया। तो किसी भी बॉन्ड के मैच्योर होने तक उस पे टोटल कितना रिटर्न मिला, दैट इज कॉल्ड YTM, यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट रेट कई तरीके के होते हैं, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ फ्लक्चुएट होते हैं, वेरिएट होते हैं। अब फिक्स का मतलब क्या है, जैसे हमने एक बॉन्ड खरीदा, हमें पहले से ही पता है कि इस पे हमें 7% का इंटरेस्ट मिलना है, कल को मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, फिक्स इंटरेस्ट हमें मिलेगा। लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी जैसे मार्केट में फोर्सेज होंगे, मार्केट में जैसे कंडीशन होगी, उस हिसाब से इंटरेस्ट हमारा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो रिस्क का मतलब क्या है, एक तरीके से जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके ना मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो जहाँ पे कंफर्मेशन ना होता है, वही नहीं होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, रिस्क वर्ड यूज कर देते हैं, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। करंट यील्ड वर्ड क्या है? करंट यील्ड का मतलब होता है, जैसे अब हमने यहाँ बॉन्ड का एग्जाम्पल लिया था कि भाई हमने एक बॉन्ड लिया, 2 साल के लिए इसकी मैच्योरिटी है, 2 साल हमने होल्ड कर लिया, 2 साल के बाद टोटल हमने कैलकुलेट किया कि इस बॉन्ड पे कितना रिटर्न मिला, उसको हम YTM बोल रहे थे। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि इस बॉन्ड को आज हम किसी ABC से खरीद लें, ABC कंपनी से, और कल को हमें पता चले कि यही बॉन्ड मार्केट में हमें 9% पे मिल रहा है। ये कंपनी जो है ABC कंपनी, ये हमें 7% का रिटर्न दे रही है, लेकिन इसी बॉन्ड को अगर हम मार्केट में बेच देते हैं तो हमें 9% का रिटर्न मिलेगा। तो क्यों ना बेच दे, ज़्यादा फायदा है। तो बॉन्ड को किसी भी समय में अगर मार्केट में बेचें, जो रिटर्न हमें मिले, दैट इज द करेंट यील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 टर्म हमने समझा। ठीक है, अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
सारे टर्म्स को हमने समझा दिया। कूपन रेट क्या है? एक एनुअल कूपन पेमेंट पेड बाय इशूअर रिलेटेड टू बॉन्ड फेस और पर वैल्यू। जैसा कि आपको बताया, कूपन रेट का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड पे मिलने वाला इंटरेस्ट जो है आपको मिलता है। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब क्या है? बॉन्ड पे मिलने वाला टोटल रिटर्न जब बॉन्ड मैच्योर हो जाए तब। तो मैच्योरिटी वर्ड से भी आपको एक हिंट ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? इट जर्मिनेट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन आता है तब ये रिस्क जनरेट होता है। और करेंट यील्ड क्या है? एन इन्वेस्टमेंट्स एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय करेंट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी पे मिलने वाला जो करंट पेमेंट होता है वो आपका करेंट यील्ड कहलाता है। डेफिनेशंस हर एक टर्म के मैंने यहाँ दे दिए हैं एक्सप्लेनेशन में, ताकि जब भी आप इसको पढ़ो आपको सारे ही टर्म बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, कहीं किसी भी टर्म में टॉपिक में कोई भी समझने में दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन कराना चाहते हैं, तो आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके ज़रूरत के हिसाब से ही आपके लिए क्वेश्चन या कंटेंट लेके आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो दोस्तों अब देखो एक नया पैटर्न हमें फिर क्वेश्चन का मिला। अभी तक हमने सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन देखे, सिंगल स्टेटमेंट के, फिर हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन देखा, और अब देखो यहाँ पे फिर पैटर्न चेंज। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक असर्शन है और एक रीजन है। मतलब क्या है दोस्तों, असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और रीजन में उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाना होता है। आपको ये बताना होता है पहले कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही दिए हैं, और अगर सही भी है तो क्या ये कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है फिनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। असर्शन में कहा जा रहा है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेन सम कर्व आउट्स एंड फॉर कन्वर्जेंस विद आईएफआरएस विद सम चेंजेस अप्लाइड इन इंडिया। कह रहे हैं जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि इंडिया में अप्लाई है। तो आप समझ लेते हैं पहले दोस्तों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि फॉलो करने होते हैं उन सारे बिजनेसेस में जो कि इंडियन कंपनियां करती हैं बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो। बिजनेसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब हम कोई भी बिजनेस करेंगे दोस्तों तो पैसों का लेन देन होता है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, आपको सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो जितने भी आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनको रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है, और उनको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग करनी है, उस टर्म को हम बोल देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी ये सारे अकाउंटिंग रूल्स बनाना, और हर इंडियन कंपनी को मैंडेटरी रूप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। अब इंटरनेशनल बेसिस पे भी दोस्तों हर कंट्री में अपना अपना कई सारी कंपनियां हैं, हर कंट्री के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बेसिस पे बनाए गए हैं और हर कंट्री में फॉलो होता है, लेकिन हर कंट्री के पास इतनी लिबर्टी है कि वो अपने स्टैंडर्ड के बेसिस पे अपने हिसाब से कुछ न कुछ चेंजेस कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट यही दिया गया है। रीजन इसका क्या दिया गया है? फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन इंडिया विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट बी आईएफआरएस कंप्लाइंट। कह रहे हैं भाई इंडिया में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके वो आईएफआरएस यानी इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते। तो क्या ये स्टेटमेंट, क्या एक्सप्लेनेशन सही है? आइए देखते हैं। दोस्तों हमने पहले ही बताया कि ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एक सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स हैं जो कि
नोटिफाई किए जाते हैं एमसीए के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है या ध्यान में रखना है। हमारे इंडिया में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों। एक को सिंपली हम एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल देते हैं, और दूसरा है आईएनडीएएस। दोनों ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक्चुअल में हमारे कंट्री में अभी तक जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता आ रहा है उसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जारी किया जाता है आईसीए के द्वारा। लेकिन हाल में ही एक नया ड्राफ्ट बना है जिसमें एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाए जाने की तैयारी की जा रही है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किया जाता है किसके द्वारा, एमसी के द्वारा। तो चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, ये जो नया वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये नोटिफाई किसके द्वारा किया जा रहा है, एमसी के द्वारा। ये छोटा सा डिफरेंस है, ये आपको याद करना है। कहा जा रहा है इट इज कन्वर्स्ड विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्मुलेटेड बाय एएसबी ऑफ आईसीआई। कह रहे आईसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक बोर्ड है, कमेटी है एएसबी, इन्हीं कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, कन्वर्जेंस मीन्स अलाइनमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड सेटर्स विद द सर्टेन रेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज बाय अडॉप्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड आइदर फुली और पार्टली। कि इंटरनेशनल बेसिस पे जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसमें से कुछ स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कर लेना, बाकी को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि भाई स्टेटमेंट तो देखो दोनों ही सही है, लेकिन ये जो असर्शन है इसको सही तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है रीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्या, कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन जो रीजन है वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन को। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, इसको सही करने का तरीका यही है, प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था 3 पीज हैं जो कि आपको कोई भी प्रिपरेशन के समय फॉलो करने होते हैं। और ये 3 पीज क्या है, मैंने पहला पी आपको बताया था, प्लान। सेकंड पी क्या है, प्रिपरेशन। सिलेबस को डीपली अंडरस्टैंड करना है आपको, सिलेबस को अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बस पढ़ लिया, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, डेफिनेशन पढ़ लिया, हो गया, नहीं। जितना डीप में जाओगे उतना ही आपके लिए आसान होगा एग्जाम को क्रैक करना जल्दी से जल्दी। क्योंकि बेसिक से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपने देख लिए, आपको इससे एक आइडिया लग जाना चाहिए। प्रिपरेशन करना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है और अपने आप को टाइम देना है। ये जो एग्ज़ाम है ये आपसे टाइम मांगता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी है, लगभग 10 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए। कुछ यूनिट पे आपका अच्छा कमांड होगा, जैसे हो सकता है बिजनेस मैनेजमेंट आप पे आपका कमांड अच्छा हो, इकोनॉमिक्स पे कमांड अच्छा हो, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं जैसे टैक्सेशन है, बिजनेस फिनेंस है, स्टैटिस्टिक्स है, तो सब पे आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए अलग अलग यूनिट से, सारे ही टॉपिक्स, सारे ही क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। ठीक, तो दूसरा पी है प्रिपरेशन, और तीसरा और लास्ट पी है प्रैक्टिस। भाई कितने भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो लेकिन लास्ट में प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। एक फ्रेज हमारे यहाँ यूज किया जाता है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप 1 साल पूरा पढ़ाई कर लो, लास्ट मोमेंट पे अगर आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, रिविजन किया ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, तो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको एग्जाम का लेवल समझ में आता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आता है। ठीक है, बस ये 3 पी आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लो, कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स का है। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजेंट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता है। फर्स्ट वन, द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर। Second, this type of price discrimination is most likely to occur in the manufacturing industries.
Third, the firm must be able to keep two markets separate. The price elasticity and demand for the commodity must be different in two market. अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? पैसों में भेदभाव किया जा रहा है। जैसे क्या है कि हम मार्केट गए कोई भी एक सामान लेने, हमने पूछा ये सामान कितने का है, उन्होंने बोला 50 रुपये का। वहीं हमारे सामने खड़े किसी जेंटलमैन ने पूछा कि भाई ये सामान कितने का है, उन्होंने बोला कि 60 रुपये का है ना। या फिर बोल सकते हैं कि 45 ही दे दो आप, भाई आप तो पहचान के हो, ठीक है 45 दे दो। तो अब यहाँ पे हमारे राइट्स क्या कहते हैं कि आप भेदभाव कर रहे हो, हमें जो चीज़ आप 50 में दे रहे हो, आप सेम वही चीज़ हमको 45 में कैसे दे सकते हो? तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सेलर से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसके बहुत सारे रीज़न भी होते हैं। तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे पूछा गया है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से है क्या? It is when a company charges different prices to different group of customer based on their willingness to pay। कह रहे हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि भाई जब एक कंपनी ऐसी है जो अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइजेस पे सामान बेच रही है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो हैं वो अलग अलग पेमेंट करने की इच्छा रखते हैं। तो जो जब कस्टमर जितना पे कर दे, कंपनी उतना पेमेंट एक्सेप्ट कर ले, या फिर कंपनी अपने हिसाब से कस्टमर को अलग अलग पेमेंट करे अपने रिलेशनशिप के बेसिस पे, ठीक है, फैमिलियर बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या था? द फर्म मस्ट हैव अ मोनोपोली पावर। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, ये सपोर्ट करता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। एक्चुअल में है क्या? मोनोपोली का मतलब क्या है कि कोई एक सेलर है, वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो किसी और सेलर के पास है ही नहीं। अब आपको सामान की ज़रूरत होगी, आप उस सेलर के पास ही जाओगे क्योंकि आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो अब वो सेलर की अपनी मनमर्जी चलेगी, वो जितने में भी बेचेगा, आपको वो सामान खरीदना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं भेदभाव हुआ। अब वो अपने किसी रिलेटिव को वही सामान सस्ते में दे सकता है, लेकिन आपको वो क्या करेगा? महँगे में देगा और आपको वो खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोनोपोली वाला सिस्टम जो है, वो सपोर्ट करेगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड हमारा ऑप्शन क्या था? द टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती हैं, लगभग लगभग इसका बहुत परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में। बहुत सारे सेलर होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हैं और वो सामान बेचते हैं अपना। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आपको कोई सामान चाहिए जो कि लगभग सामने 10 शॉप हैं, 10 शॉप पे वो अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे आपकी कोई मजबूरी तो होगी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर शॉप से आपको खरीदना है। आप वहाँ पूछोगे, अगर आपको लगेगा कि वो महंगा है तो आप दूसरे शॉप पे चले जाओगे। और चूंकि सेलर को भी पता है कि भाई ये सामान तो हर एक जगह पे अवेलेबल है, तो वो भी सामान आपको सही रेट पे देगा। तो यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से पैटर्न चेंज हो गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दे दिया और कह रहे हैं कि बताओ क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं या कोई एक सही है। स्टेटमेंट क्या है? द थियोरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज वाज प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ इन 1870। एंड सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कंपेरेटिव एडवांटेज थियोरी स्टेट्स दैट countries should export those goods in which the country has its relative cost advantage is less than the absolute cost advantage। तो कॉस्ट एडवांटेज थियरी ये है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि क्या ये थियरी एडम स्मिथ के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, बनाई गई थी 1817 में, और दूसरे में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया इस थियरी को। कह रहे हैं कि ये थियरी कहती है कि कंट्री को, किसी भी देश को वही गुड्स, वही सामान एक्सपोर्ट करना चाहिए जिसमें उस कंट्री को कॉस्ट का एडवांटेज मिले। चलिए देख लेते हैं।
अब सबसे पहला स्टेटमेंट जो था कि ये थियरी एडम स्मिथ ने बनाई, दोस्तों स्टेटमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये थियरी बनाई गई है डेविड रिचर्डो के द्वारा। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी स्टेट्स दैट कंट्री शुड एक्सपोर्ट दोज गुड्स इन विच कंट्री हैज इट्स रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज इज ग्रेटर दैन द अब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज व्हेन कंपेयर्ड टू अदर कंट्री। तो दोस्तों कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ये कहती है कि भाई जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो जनरली हम कोई भी सामान एक्सपोर्ट कब करते हैं? जब कोई भी सामान हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हो। हम सोचते हैं भाई दूसरी कंट्री में इसकी स्कैरसिटी है, इसकी कमी है, तो क्यों ना ये सामान वहाँ भेज दिया जाए। अब फ़ायदा क्या होगा कि हमें वही सामान का दाम वहाँ उस कंट्री से ज़्यादा भी मिलेगा। तो ये थ्योरी कह रही है कि भाई हम वही सामान एक्सपोर्ट करें जो कि जिसको बनाने में हमें कम लागत आए और एक्सपोर्ट करने के बाद इस पे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिले। वहीं साथ ही साथ इम्पोर्ट करने के बारे में अगर बात हो, तो इम्पोर्ट हम केवल वही सामान करें जो कि या तो हमारे देश में अवेलेबल ही नहीं है, या तो जो चीज़ें इम्पोर्ट करना ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा चीप हो, ज़्यादा सस्ता हो। बहुत सारे हमारे यहाँ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि अवेलेबल तो हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली हैं। वहीं अगर वही सामान हम दूसरे देशों से मंगाएं, इंपोर्ट करें, तो वो हमें ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो बिजनेस में एक एक पैसा बनाना बहुत मैटर करता है। तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि भाई हमें जो भी सामान बनाना है, जो भी सर्विसेज देनी है, क्या हम अपने देश में पड़े जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या हम उनसे ये बना सकते हैं, या फिर वही सामान हम दूसरे देशों से मंगा लें, क्योंकि हमें एक एक रुपये बचाना है, एक एक रुपये से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे होगा क्या कि दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे लेस देन दिया हुआ था तो ये भी गलत है, और यहाँ पे ये बनाया भी गया था रिचर्डो के द्वारा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आपने डिटेल में जब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी पढ़ोगे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। एक क्वेश्चन दोस्तों हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ का क्वेश्चन था। ये भी एक लॉ है, एक एक्ट है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जो कि 1930 में बना। स्पेशली ये एक्ट क्यों बनाया गया है कि एक सेलर जब कोई भी सामान बेच रहा है, तो उसके कई सारे लीगल ड्यूटीज हैं, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकता है। यानी कि उसको ईमानदारी से अपना सामान कस्टमर को देना है। ठीक है, प्राइस एक सही रखनी है, सामान जैसा वो सैंपल दिखाए वैसा ही देना है, सामान में कोई डिफेक्ट ना हो, जानबूझ करके वो डिफेक्टिव सामान न बेचे, या फिर जानबूझ करके कोई हजार्डस सामान न बेचे जिससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो कह रहे कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे इससे जुड़े हुए हैं। एटलीस्ट 2 पार्टी, क्या यहाँ 2 पार्टी का होना ज़रूरी है अगर इस टाइप का एक्ट में हम एंटर कर रहे हैं। तो आइदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिन प्रॉपर्टी को लेकर डील हो रहा है, जिन गुड्स को लेकर डील हो रहा है, वो मूवेबल या इमूवेबल दोनों ही नेचर के हो सकते हैं। एंड प्राइस एंड मनी को भी हम कंसीडर करते हैं। क्या ऑप्शन होगा? तो दोस्तों सोचो, अगर हम कोई भी सामान हमें चाहिए तो हम सेलर के पास जाएंगे ही। सेलर एक पार्टी हो गई, हम एज अ बायर सेकेंड पार्टी हो गए, तो 2 पार्टी का होना तो ज़रूरी ही है। फिर जो सामान हम खरीद रहे हैं, सामान का नेचर दोनों ही हो सकता है, वो मूवेबल भी हो सकता है जिसको हम ट्रांसफ़र करें एक जगह से दूसरी जगह, और वो इमूवेबल क्या होता है, हो सकता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है ना, ये केवल उन्हीं गुड्स को कवर करता है जो मूवेबल नेचर हो। अब गुड्स की प्रॉपर्टी तो है कि ये इमूवेबल और मूवेबल दोनों ही नेचर का होता है, ठीक है। बट सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है, उसकी कंडीशन क्या है कि वो केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को ही कवर करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि 2 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक बायर होगा, दूसरा सेलर होगा, दोनों के बीच में डील होगी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। अब वो प्रॉपर्टी, वो सामान या तो बना बनाया रखा हो, या तो बायर के कहने पे फिर वो बनाया जाए फ्यूचर में और उसकी डिलीवरी किया जाए।
फिर प्राइस इन मनी का मतलब होता है कि जो भी आप सामान के बदले पेमेंट कर रहे हो वो मनी के फॉर्म में होना चाहिए, मॉनिटरी नेचर का होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से हुआ क्या कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट ही क्या होगा, इसके साथ एसोसिएटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है। कह रहे इन ऑर्डर टू कंडक्ट एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस which of the following are used by the researcher in the 5 number summary? Median, first quartile, mean, third quartile, smallest and largest value. चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डेटा एनालिसिस क्या कहता है। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ये जितने भी नंबर समरी हैं ये सब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में यूज होंगे। मीडियन भी यूज होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल भी यूज होगा, थर्ड क्वार्टाइल भी यूज होगा, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू जिसको हम रेंज बोलते हैं ये भी यूज होगा। मीडियन होता क्या है समझ लेते हैं। मीडियन का मतलब दोस्तों होता है ये एक मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। मीडियन को आम भाषा में बोले तो मिडिल वैल्यू कह सकते हैं। हमारे पास एक डेटा सेट हो जैसे 1, 3, 5, एक डेटा सेट हमारे पास है, कोई पूछ ले कि इसमें मीडियन क्या होगा, हमने कहा जो मिडिल वैल्यू है ये हमारा मीडियन है। सिंपल, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट व्हेन इट इज सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो डेटा सेट है ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर ऐसे लिखा है तो हमें क्या करना है, पहले से या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। हम इसको चाहें तो 1, 3, 5 में भी अरेंज कर सकते हैं और हम चाहें तो इसको 5, 3, 1 में भी अरेंज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि मिडिल वैल्यू हमारी सेम आएगी, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में डालो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये काम हमें करना जरूरी होता है। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, इसको हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, इट इज द मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डेटा सेट। जैसे अगर एक बड़ा डेटा सेट हो, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। अब यहाँ पे हमें पता है कि 3 मीडियन हो गया, तो मीडियन के पहले का जो हाफ डेटा सेट है ये फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, और मीडियन के बाद का जो लास्ट डेटा सेट होता है ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है। इसको इस तरीके से हम बोलते हैं, और मीडियन को हम Q2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यही पूरी कहानी यहाँ पे लिखी गई है। फर्स्ट क्वार्टाइल इज द मीडियन ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द डेटा सेट एंड थर्ड क्वार्टाइल इज द मीडियन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डेटा सेट। ये अपर हाफ जो हो गया ये थर्ड क्वार्टाइल कहलाएगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, अब ये डेटा सेट है 1, 2, 3, 4, 5, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5 और मिनिमम वैल्यू क्या है 1। इसी को हम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखिए आपको यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन का पैटर्न देखो चेंज है। तो यहाँ पे कितने सारे पैटर्न हमें मिले, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिले, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिले, असर्शन रीजन का क्वेश्चन मिला, मल्टीपल करेक्शन वाले क्वेश्चन भी मिले, जैसे ये हो गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी मिले। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल भी देखो, इजी लेवल तो कोई भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इजी लेवल नहीं मिलेगा, 10% तक आपको इजी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट रेशियो है 90% का वो आपको मिडिल टू हार्ड लेवल का ही क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग का है, कह रहे हैं इन विच रेशियो विल द रिमेनिंग पार्टनर्स कंपेंसेट द रिटायरिंग पार्टनर फॉर द शेयर ऑफ द गुडविल। अब ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है कि भाई जब कुछ लोग आपस में मिल करके एक पार्टनरशिप फर्म खोल लें, तो अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं तो इसमें होता यह है कि जितने भी पर्सन इससे जुड़े होंगे, सपोज ए जुड़े हैं, बी जुड़े हैं, सी जुड़े हैं, तो तीनों ही क्या होंगे, तीनों ही पार्टनर होते हैं और तीनों ही कंपनी के को ओनर भी माने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मान लो 3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप खोली की, पार्टनरशिप फर्म खोले, बिजनेस कर रहे हैं, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है आपस में शेयर कर रहे हैं। लेकिन अब कंडीशन क्या हो गया कि एक पार्टनर, मान लो ये सी है, ये रिटायर हो रहा है, ये कंपनी छोड़ रहा है।
अब उस केस में जो बचे हुए ये दो पार्टनर हैं, किस रेशियो में इन्हें कंपनसेशन मिलेगा, उस रेशियो को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो या कैपिटल रेशियो। तो एक पार्टनर अगर रिटायर हो गया दोस्तों, तो वो तो अपना जो भी हिस्सा होगा प्रॉफिट वो तो लेके निकल लेगा, लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से जो भी बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, अब वो प्रॉफिट दो लोगों में जाएगा। कौन कौन है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ए और बी। तो जो रेशियो में इन्हें कंपनसेशन मिलेगा उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, दैट इज अ गेनिंग रेशियो। At time of retirement of partner, reconstitution takes place in which asset and liabilities are revalued। कारण जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो कंपनी की रीवैल्यूएशन होती है, यानी कंपनी के पास जितने भी असेट्स होते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको रिवाइज करते हैं, गुडविल रेज करते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन फ्यूचर, देयरफॉर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर हैव टू कंपनसेट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो ऐसे में होगा क्या कि अब एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको कुछ कंपनसेशन भी देना पड़ रहा है। किनको? जो लोग पार्टनर अभी बने हुए हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं। तो सी अगर रिटायर हो रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी हैं इनकी जिम्मेदारी क्या है कि इनको कुछ कंपनसेट करना होगा, क्योंकि काम तो इसने भी किया है। अब आज रिटायर हो जाएगा तो जितना आज का हिस्सा है वो तो लेके जाएगा, लेकिन इसने जो काम किया है उसकी भी तो उसको कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो ऐसे में होगा क्या कि एक गेनिंग रेशियो बनाया जाएगा जिसमें ए और बी को कुछ कंपनसेशन भी सी को देना पड़ता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी टाइम लेके मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 जून को है। अभी हमारे पास पूरा 50 दिन का टाइम है। तो यहाँ पे आपके लिए सेशंस आते रहेंगे। कोशिश पूरी यही रहेगी कि हर वीक में कम से कम 2 सेशन आपके लिए लेके आऊँ। और अभी मैं आपको थोड़ा टाइम लेके इसलिए बता रही हूँ ताकि हर एक टॉपिक पे आपका कमांड बने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने पूरा मेंशन कर दिया है डिटेल्ड वे में ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे कमांड हो जाए, ताकि अगर इसी टॉपिक पे फिर से क्वेश्चन आ जाए कोई भी तो आप इजीली क्या कर सके, आंसर दे सके। तो अब इतना टाइम तो आपके पास नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस पे आप पूरी प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक महीने में पूरे सिलेबस को डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करो अब कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, फ्रेश क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं उसको देखो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कर लेते हैं। क्वेश्चन है विच आर द स्टेट्स वेयर एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड आर सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन if his aggregate turnover exceeds the threshold limit of 20 lakh for supply of goods and or services। कह रहे ये बताइए वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे कोई भी सप्लायर जो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर उसका टर्न ओवर 20 लाख के ऊपर गया तो दोस्तों हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ जीएसटी का कॉन्सेप्ट बनाया गया 2017 में। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे उन सबको हटा के एक सिंगल टैक्स बना दिया जाए ताकि टैक्स कंप्लायंसेस को, टैक्स सिस्टम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। तो गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के कई सारे स्टेट्स में के लिए कुछ जनरल प्रोविजन बनाए गए और कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए गए स्पेशल स्टेट्स के लिए, जैसे जो हिमालयन रीजन में स्टेट्स हैं उनके लिए अलग प्रोविजन बनाया गया। तो वही पूछ रहे हैं, बताओ कौन कौन से स्टेट हैं जिनका जहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो उन स्टेट में और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। तो ये 6-7 ही ऐसे स्टेट हैं जिनके लिए ये स्पेशल प्रोविज़न अप्लाई होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन
के लिए जो स्टेट्स हैं स्पेशल प्रोविज़न में जो आते हैं वह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। वहीं कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे अगर आपका एनुअल टर्नओवर 10 लाख से भी ज़्यादा हो रहा है तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई, बी और ए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है तभी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो दोस्तों बहुत सारे हैं और ये टाइम टू टाइम आपके लिए ये क्वेश्चंस डिटेल में कवर भी कराए जाएंगे। बाकी आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पूरी मेरी कोशिश रही है कि यहाँ पे आपको डिटेल वे में हर एक चीज़ बताई जाए। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाएगा हम मैराथन सेशन आपके लिए और लंबे टाइम के लिए कंडक्ट करेंगे जिससे कि एग्ज़ाम के पहले पहले तक इन 50 डेज़ में एक क्रैश कोर्स की तरह आपको लगभग हम 2 से 3 साल तक के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करा दें। साथ ही साथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस भी आपके सामने कवर कराएं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये सेशन खत्म करूँगी। थैंक यू सो मच।